गांव की गंवार बहू का शहरी ससुराल में पहला दिन। सरिता का विराट नाम का बेटा था जिसकी शादी वो गांव की निम्मो नाम की लड़की से करवा देती है। दरअसल उसे शहर की लड़की पसंद नहीं आती है, इसलिए वो निम्मो को अपने बेटे के लिए चुनती है। गांव से शहर का रास्ता तय करने के बाद सरिता अपनी नई बहू का गृह प्रवेश करती है। आ जाओ बहू, अंदर आ जाओ। अब से ये घर तुम्हारा है और इस घर की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। लेकिन हाँ, मेरा बेटा अभी भी मेरा ही रखना। कहीं उसे अपने पल्लू से बांधकर जोरू का गुलाम बना लो। अरे नहीं नहीं माँ जी, आपका बिट्टू आपका ही रहेगा। सासू लड़ मत बिट्टू तेरा है। जब तक डांट खाए मेरी न सुने बिट्टू मेरा है। सासू लड़ मत बिट्टू तेरा है। अरे माँ, तुम मेरे लिए नई भाभी लाई हो या इस घर को एंटरटेनमेंट करने के लिए गांव से गवार जोकर उठाकर लाई हो? देखो तो कैसे फुदक रही है। आते ही एक सेकंड नहीं हुआ, ऊपर से सावली सी। भैया देखो कितने चमके हुए हैं मेरे। चुप कर नंदिता, अपनी भाभी के लिए कोई ऐसा कहता है? मुझे तो माँ आखिर ये समझ नहीं आता कि आपको इस गवार गांव की भाभी में क्या पसंद आ गया। ये भैया के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं है। ओए नंदबाजी, आपकी मैया ने हमको उनके बिट्टू के लिए पसंद किया है। आप कौन होती है ऐसे बोलने वाली? हाँ, हम गवार हैं लेकिन शातिर बहुत हैं दिमाग से, इसीलिए हमसे पंगा लेने का कभी ना ही सोचना। देखो माँ, कैसे नई भाभी की जुबान चल रही है अभी से। तू बात ही ऐसी कर रही है, जानती है ना तेरी भाभी गांव से आई हुई है। हाँ तो चुप तो रहेगी ना। चलो निम्मो माँ के पैर छूते हैं। अरे हाँ विराट जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कहकर जब दोनों एक साथ सरिता के पैर छूते हैं तभी निम्मो की खड़ी चोटी सबको दिखाई देती है, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं। अरे मोरी मैया, माँ ई का देख लिया हमने। ई तो मेरा मतलब जरा भाभी का हेयर स्टाइल तो देखो, खड़ी चोटी नजर आ रही है। देखो भाभी, मैं तुमसे जो पूछ रही हूँ साफ साफ बताना, ये तुमने हेयर स्टाइल बनवाया है या हमेशा से तुम्हारी चोटी ऐसे ही खड़ी रही है? अरे ये हमारी चुटिया बचपन से ही ऐसी है, बड़ी मस्त है ना। लो मम्मी, आखिर आप दोनों के साथ भी प्रैंक हो ही गया। आप नहीं जानती थी ना, आपके हाव भाव देखकर मुझे पता चल रहा है। देखो तो भाभी की कुत्ते की पूंछ की तरह चोटी खड़ी है हवा में। अरे बहू, ये क्या है? ये हमने पहले तो कभी नहीं देखा था। हाँ निम्मो, ये सब क्या है? अब मेरे ऑफिस के दोस्त क्या बोलेंगे कि मेरी बीवी की खड़ी चोटी है? गंवार तक तो ठीक था, गांव भी ठीक था, लेकिन ये इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एट ऑल। अरे माँ जी, विराट जी आप परेशान काहे होते हैं? अरे जब आप हमका देखन आई थी वो बखत हमने सर पर दुपट्टा धरो था, ए लिए आपको कौनो पता नहीं चला। खैर माँ जी, ननद जी आपकी वकालत हो गई हो तो मैं विराट जी के साथ कमरे में चली जाऊं। वो कहाँ है ना, हमारा पैर बड़ा दुख रहा है, अब सोना चाहवत है। हाँ बहू जाओ, तुम दोनों आराम करो। हमारे नसीब में ऐसी बहू आना लिखा था तो क्या कर सकते हैं। तभी सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। निम्मो जैसे ही विराट के बगल में आकर बैठती है तो उसकी खड़ी चोटी विराट के मुंह पर लग जाती है और विराट मुंह बनाकर कहता है, अरे पागल हो क्या निम्मो, ये क्या कर रही हो? देख तो लो आगे पीछे कौन है तुम्हारे। हाँ, तुम्हारी झूलती हुई ये चोटी। ओह सॉरी जी, हमको ना पता था कि हमारी प्यारी चुटिया आपको लग जाएगी। चुटिया नहीं, अजगर जैसी चोटी है तुम्हारी जो डसती रहेगी पल पल मुझे, इसलिए थोड़ा दूर रहा करो और थोड़े दूर से बात किया करो मुझसे। अच्छा, आप खिसिया काहे रहे हैं? हमने ऐसा भी कछु नहीं किया। निम्मो की बात सुनकर विराट जोर से हाथ जोड़कर कहता है, अरे मेरी माँ बस करो, इतना बोलती हो खिटपिट खिटपिट खिटपिट। हैं? अरे हम आपकी अम्मा नहीं, बीवी हैं। तुम फिर बोली, चुपचाप सोती हो या नहीं? कल तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है ना। फिर विराट की डांट सुनकर निम्मो सो जाती है। अगले दिन वो रसोई में जाकर खाना बनाने की कोशिश करती है, तभी सरिता बोलती है, क्या हुआ बहू, तूने अभी तक खाना बनाना शुरू नहीं किया? अरे माँ जी, हमको खाना पकाना है लेकिन हमको कौनो जगह चूल्हा नहीं दिखत है,
हे भगवान, तुम शहरी ससुराल में आ गई हो बहू। अब इसीलिए यहाँ तुम्हें गांव वाली चीजें नहीं मिलेगी। ये जो सामने तुम्हारे गैस है ना, इसको लाइटर से जलाते हैं ऐसे। अब बर्तन रखकर खाना पकाओ, समझी? अरे मोरी मैया, कैसे जादू से गैस जल गवा। ठीक है माँ जी, हम सब समझ गई बा। अब देखो आप, हम कितना झटपट खाना पकावत है। इतना कहते ही निम्मो फटाफट से खाना बनाती है, जिसे खाकर सब उंगलियां ही चाटते रह जाते हैं। फिर सरिता अपनी बहू को शगुन देती है। शुक्रिया माँ जी, हमें ये शगुन देने के लिए। अब हम क्या करें, हमें कोई काम दीजिए। भाभी, आप ऐसा करिए, ये टीवी वगैरह, हॉल, सोफा सब गंदा हो गया है, इसे साफ कर दीजिए। ठीक है, हम अभी सब चमका देते हैं। अरे निम्मो, तुम खाना तो खा लो। हम थोड़ी देर बाद खा लेंगे जानुड़ा जी। ओहो, ये लड़की क्या बोलती रहती है। कुछ देर बाद निम्मो सोफे पर पानी डालकर साबुन लगाती है और उस पर थापी मारती है। अरे मोरी मैया, कितना गंदा होता है, काला काला निकल रहा है। जब तक रिमोट और टीवी फोटो वाली को वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। माँ जी ने कहा था कपड़े उसमें धोने हैं, इसी में इन सबको एक साथ साफ कर देती हूँ। इतना कहकर निम्मो वॉशिंग मशीन में टीवी का रिमोट, एलईडी टीवी और फोटो फ्रेम को उसमें डाल देती है और मशीन चलाती है, जिसके बाद मशीन गड़गड़ गड़गड़ आवाज करने लगती है और सामान उछल उछल कर ऊपर आता है। तो निम्मो एक झाड़ू लेकर सामान को अंदर करने की कोशिश करती है। अरे ये ऐसे क्यों कर रहा है? ये अमीरों के भी कपड़े और साफ सफाई करने के अलग ही चोचले हैं। तभी नंदिता शोर सुनकर वहां आती है और निम्मो की करतूतें देखकर चिल्ला पड़ती है। ओहो गवार, सावली खड़ी चोटी वाली भाभी, ये क्या कर दिया आपने? अक्ल वक्ल नहीं है क्या आपको? माँ भैया जल्दी आइए, इन्होंने क्या किया? अरे नंजी, आप ऐसे काहे चिल्ला रही हो? हमने कछु नहीं किया है। अरे क्या हुआ नंदिता, अब क्यों चिल्ला रही है तू? आप खुद देख लो भाभी ने क्या किया। वॉशिंग मशीन का सत्यानाश कर दिया और एलईडी टीवी, रिमोट और मेरा फेवरेट फोटो फ्रेम। अरे मैया ओ बहू, ये क्या कर डाला तूने? सच में आज मैं पछता रही हूँ, मेरे बेटे की तुझसे शादी करवाकर इतनी महंगी चीजों को खराब कर दिया। तू तो अपने ससुराल में पहले दिन ही नहीं चली सही से। माँ जी, आपने ही तो कहा था कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलते हैं, इसीलिए मैंने सब कुछ इसमें ही डाल दिया। तभी विराट आकर कहता है, माँ ये सोफे पर साबुन क्यों पड़ा है और वो गीला कैसे हुआ? जरूर ये भी भाभी ने ही किया होगा, इनके अलावा इतना इंटेलिजेंट कोई भी नहीं है। हे भगवान निम्मो, तुम कब समझोगी? ये सब क्या है? अरे सोफा ऐसे साफ नहीं होता है। अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है, शहर के तौर तरीके नहीं आते हैं, तो हमसे पूछ तो सकती हो, हम बताएंगे ना तुम्हें। पर कम से कम इतना नुकसान तो मत करो यार। विराट की बातें सुनकर निम्मो खड़े खड़े रोने लगती है। अरे हमने भला ऐसा भी क्या कर दिया जो आप सभी लोगन हमका सुनाई जात रहे हैं? हाँ, हम गवार हैं, बदसूरत है, पढ़ना लिखना भी नहीं आता, हमारी चोटी भी टेढ़ी है। माफ कर दीजिए माँ जी, हम ससुराल में अपना पहला दिन अच्छे से नहीं बिता पाए, हमने सब कुछ उल्टा पुल्टा करके भी काट दिया। अरे तुमने बेचारी बहू को कितना रुला दिया। तुम तो जानते हो वो गांव से आई है, एक ही दिन में उसे सुना दिया, उसे कुछ करना नहीं आता। थोड़ा समय तो दीजिए। और नंदिता, तू क्यों बहू के पीछे पड़ गई है? बहू मुझे माफ कर दे। माँ ने सही बोला भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको आते ही बहुत कुछ सुनाया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं आपको शहरी तौर तरीके सिखाऊंगी। मुझे भी माफ करना निम्मो, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। अरे कौनो बात नहीं, आप सबन ने इतना कह दिया बहुत है हमरे लिए। भाभी, मैं तो आपको ब्यूटी पार्लर भी ले जाऊंगी सुंदर बनाने के लिए। इतना कहने के बाद नंदिता निम्मो को पार्लर ले जाकर उसका मेकओवर करवाती है, जहां उसकी खड़ी चोटी हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी और अब वो धीरे धीरे शहरी तौर तरीके सीख जाती है, जिसके बाद सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। नैना और अमृता बहुत ही पक्की सहेली थी। आज के जमाने में कहा जाए तो वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। अगर दोनों में से कभी भी किसी को प्रॉब्लम होती थी तो दोनों एक दूसरे की हमेशा मदद किया करते थे। उनके बीच अमीर और गरीब की दीवार बिल्कुल नहीं थी। बचपन से लेकर 12वीं तक दोनों साथ पढ़े हैं और अब एक ही कॉलेज में साथ आया जाया करते थे।
ऐसे ही एक दिन नैना और अमृता को क्लब जाना था, पर नैना के पास कपड़े नहीं होते हैं। अरे नैना, तू अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? सब हमारा वेट कर रहे होंगे, चल ना। कैसे चलूं? तू तो जानती है मेरे पास कपड़े नहीं है। मैं हमेशा एक ही कपड़े बार बार पार्टीज में पहनती हूँ, मेरा मजाक बन जाएगा, मैं नहीं जाना चाहती। देख, तुझे मेरे होते हुए भी इन सब चीजों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पर इतनी सारी ड्रेस है, कोई सी भी पहन ले और बेझिझक मांग लिया कर। ठीक है यार। तभी नैना अपनी अमीर सहेली अमृता की बात मानकर उसकी ड्रेस पहनकर उसके साथ पार्टी में जाकर एंजॉय करती है। लेकिन उसकी कॉलेज की कुछ लड़कियां उसकी ड्रेस देखकर टॉन्ट मारने लगती हैं। ओहो, जस्ट लुक एट दिस गर्ल, इस गरीब के पास इतने अच्छे कपड़े कैसे आए? सूट सलवार पहनकर आती थी, आज क्या हो गया? अरे ये भी भला कोई सरप्राइज वाली बात है क्या? तुझे पता तो है अमीर अमृता इसकी सहेली है, दिलाती होगी कोई महंगी सी ड्रेस। सही है, ये गरीब लोग अमीर लोगों का ऐसे ही फायदा उठाते हैं। देखो, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुपचाप सब कुछ सुन लूंगी। अपनी जुबान को लगाम दो, और जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। नैना ने बिल्कुल ठीक कहा है। और तुम होती कौन हो ये सब बोलने वाली? हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, कुछ भी करें तुम्हें क्या, जल कुकड़ी कहीं की। Whatever, let's go सपना। ये कहकर सभी फिर से पार्टी एंजॉय करने लगती हैं। अगले दिन दोनों साथ में कॉलेज आती हैं, कैंटीन में एक साथ खाती हैं। सारी क्लासेस खत्म होने के बाद जब दोनों घर जाती हैं, तभी अमृता की मॉम माया का कॉल आता है। अरे बेटा, मुझे कुछ काम है, तू घर पर जल्दी आ जा। As soon as possible, तेरे लिए ड्राइवर को भेज दिया। ओके ओके मॉम, मैं आ जाऊंगी। क्या हुआ अमृता, आंटी क्या कह रही हैं? वो मॉम को कुछ काम है ना, तो मुझे घर जल्दी जाना है। लो, ड्राइवर अंकल भी आ गए। डोंट वरी, मैं घर अपने आप चली जाऊंगी, तो मेरी चिंता मत करना। वैसे भी रोज तो हम साथ होते हैं। अरे तू मेरे साथ आ जा, मैं तुझे ड्रॉप कर दूंगी। डोंट वरी यार, आई विल मैनेज। तभी ड्राइवर आवाज लगाता है, फिर अमृता अपनी कार में बैठकर चली जाती है। वहीं नैना भी अकेले अकेले घर जाने लगती है कि बीच रास्ते में दो लड़के उसे छेड़ने लगते हैं। ओए होए मेरी रसमलाई, क्या माल लग रही है, कहाँ जा रही है? ओ मेरी ज़ोरा ज़बी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोककर मेरा हाथ पकड़ने की? देखो, हट जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे जान, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम बुरी कैसे हो सकती हो? छोड़ो मुझे, आई सेड लीव मी अलोन। ऐसा बोलकर नैना गुंजा को एक थप्पड़ मार देती है, तो दोनों और बदतमीजी करने लगते हैं कि तभी देर होने के कारण नैना की माँ रेखा उसे ढूंढती हुई वहां आ जाती है और चप्पलों से मार मार कर उन दोनों को भगा देती है। अपनी बेटी को घर ले आती है, जहां उसकी बेटी उसके गले लगकर बहुत रोती है। पिता जोगिंदर को ये बात पता चलने पर वो कहते हैं, बस अब बहुत हुआ, अब मैं इसे पढ़ाई करने के लिए और नहीं भेजूंगा। मैं इसकी जल्द से जल्द शादी करवा दूंगा। अगर आज कुछ हो जाता तो मैं तो समाज में मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहता। पिताजी, आप ये क्या बोल रहे हैं? अभी मैं और पढ़ना चाहती हूँ, मेरी इतनी जल्दी शादी मत करवाइए। माँ, पिताजी को कुछ बोलिए ना। नैना की बात सुनकर जोगिंदर साफ मना करके उसकी शादी जल्द से जल्द एक गरीब परिवार में मोहित नाम के लड़के से करवा देते हैं। तभी विदाई के मौके पर अमृता भागती हुई अपनी सहेली के पास आती है और गले लगकर कहती है, ये क्या, इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। खैर नैना, मुझे तेरी बहुत याद आएगी। मैं तुझसे दूर नहीं होना चाहती, हमेशा हम साथ रहे हैं। हाँ, पर इस बार अलग होना पड़ेगा। अच्छा, तू अपना ख्याल रखना, अच्छे से मन लगाकर पढ़ना। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर नैना सबसे विदा लेकर अपने ससुराल चली जाती है। वहीं अमृता पढ़ाई करने के लिए विदेश चली जाती है। कुछ दिनों में नैना ने अपने गरीब ससुराल में सब कुछ अच्छे से संभाल लिया था, लेकिन धीरे धीरे पैसों की किल्लत होने लग गई। दरअसल पति मोहित का काम ठप पड़ गया था। फिर एक दिन नैना अपनी सास नम्रता से कहती है, माँ जी, मैं क्या सोच रही थी, मोहित जी का काम चल नहीं रहा है, तो हम खाने पीने से संबंधित काम खोल लेते हैं। हाँ बहू, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन काम खोलने के लिए भी तो पैसे चाहिए। सब्जी, आटा, तेल, गैस, चूल्हा, और पैसे लगेंगे इसमें। मैं किसी से मदद मांगता हूँ। तभी पड़ोसी विराज आकर कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सारा सामान लेकर बदले में मेरी एक शर्त है, इसका जो प्रॉफिट होगा उसे मैं रख लूंगा और तुम्हें खाना बनाने की तनख्वाह दे दूंगा, और खाना साइकिल पर बेचना। बोलो मंजूर है? जी भाई साहब, हमें मंजूर है, ना करने का विकल्प ही नहीं है हम पर। तुम्हें अपनी साइकिल के ढाबे पर जितना खाना बनाना है उतने मुझसे पैसे ले जाओ।
ये सुनकर नैना और मोहित विराज से पैसे लेकर अपने साइकिल ढाबे के लिए राशन ले आते हैं और खाना बनाकर 4 सब्जी, चावल और रोटी को किसी तरह साइकिल पर लगा लेते हैं। फिर नैना गली गली जाकर बेचने लगती है। आइए आइए मेरे साइकिल के ढाबे पर आकर स्वादिष्ट खाना खाइए। तड़के वाली दाल, घी की रोटी, जीरे वाले चावल और आलू टमाटर सलाद संग ककड़ी लीजिए, सिर्फ 30 रुपए प्लेट, 30 रुपए प्लेट। अरे आपके खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, और इतना सब 30 रुपए में। जरा मुझे भी एक प्लेट दे दीजिए। लीजिए खाइए और बताइए कैसा बना है। अरे वाह, इतना अच्छा, स्वादिष्ट और सस्ता खाना तो मैंने कभी नहीं खाया, बहुत अच्छा है। इस तरह पहले दिन ही नैना का साइकिल ढाबा अच्छी कमाई कर लेता है। सारी मेहनत नैना की होने के बाद उसे जो पैसे मिलते हैं वो सारा विराज लेकर सिर्फ उसे 3000 की तनख्वाह दिया करता था। धीरे धीरे नैना के ससुराल की कुछ हद तक गरीबी मिटने लगती है, लेकिन अभी भी बिजली का बिल, घर का बिल, पूरा राशन लाने में कठिनाई आती थी। ऐसे एक दिन नैना आवाज लगाकर साइकिल ढाबे का खाना बेच रही थी कि गाड़ी में बैठे हुए उसकी अजीज दोस्त अमृता उसे देख लेती है, और गाड़ी से जब उतरती है तो ड्राइवर उसका पर्स पकड़कर उसे धूप से बचाने के लिए छतरी खोलता है कि तभी अमृता नैना से कहती है, नैना, ये तूने अपना क्या हाल बना लिया है? तू ऐसे गली गली घूमकर खाना क्यों बेच रही है? अमृता, तू यहाँ पर अचानक कैसे? यार, मैं तुझे बहुत मिस कर रही थी। अच्छा हुआ तू आ गई। यहाँ बात करना ठीक नहीं होगा, तू घर चल। तभी नैना अमृता को अपनी साइकिल चलाते चलाते ससुराल तक ले आती है, जहाँ उसकी सास, पति और नैना अमृता की खातिरदारी करते हैं। उसके सामने कोल्ड ड्रिंक और चाट पकौड़ी रखते हैं। अमृता, सोच क्या रही है? खा लेना यार। मैं खा लूंगी यार, पर मुझे ये बता तू कैसी है, और ये क्या हाल बनाया हुआ है? जीजू, आप काम नहीं करते हैं क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो काम करते हैं, लेकिन उनका काम अभी बंद हो गया है, इसलिए मैंने ये काम करने की सोची। पर खुद का काम नहीं है, थोड़ा बहुत गुजारा करने के लिए मैंने मजबूरी में ये काम करना ठीक समझा। पर तू अचानक कैसे? भूल गई ना, तुझे इतना भी याद नहीं ना? पागल, आज तेरा जन्मदिन है और मैं तुझे सरप्राइज देने आई थी, पर तूने ही मुझे सरप्राइज कर दिया। यहाँ कोई तेरा बर्थडे नहीं मनाता क्या? साली साहिबा, मैंने तो इसे बहुत बोला, लेकिन इसने कभी अपना जन्मदिन मनाने नहीं दिया। पर अब तुम हो नैना, जरूर मनाएगी। हाँ बिल्कुल बेटा, अब मैं आ गई हूँ ना नैना, तेरा जन्मदिन भी स्पेशल बना दूंगी। और तुझे किसी के नीचे काम करने की जरूरत नहीं है। तू अपना खुद का बिजनेस चलाना, मैं तुझे पैसे दूंगी। पर यार, मैं तेरे पैसे, मैं जानती हूँ तू बहुत खुददार है, इसलिए जब पैसे हों तब लौटा देना। अब केक काटे, देख मैं तेरे लिए कितने सारे तोहफे लाई हूँ। अरे पागल, मेरे लिए तो बस तेरा प्यार ही काफी है। खैर, शुक्रिया मुझे इतना अच्छा सरप्राइज देने के लिए। तभी घर के सभी सदस्य नैना को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देकर उसका केक कटवाते हैं और उसे तोहफे देकर नाच गाना करने लगते हैं। वहीं सेलिब्रेशन के बाद अमृता नैना को उसके घर की दिक्कतों को देखकर नया बिजनेस खोलने के लिए पैसे देती है, जिसके बाद वो अपना ढाबा खोलकर चलाती है, जिससे धीरे धीरे उसके घर की स्थिति बेहतर हो जाती है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।